गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानवों में लैंगिक जनन किस तरह से होता है। ऐसे आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह प्रोसेस लगभग सभी मैमल्स में, एप्स में, रेप्टाइल्स में या एम्फीबियंस में होते हैं, पर अन्य में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ मानव में लैंगिक जन्म कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में आज बताऊंगा। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम चलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है। मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, तो इस संबंध में हम लोग को जानकारी लेना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। मानव में हमारे फादर मेल हैं और हमारी मदर फीमेल, यानी कि मेल को ऐसे समझ लीजिए, और फीमेल को ऐसे समझ लीजिए। ये मेल है और ये है फीमेल। अब शरीर में हमारा जो शरीर बना हुआ है, यह बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। वो छोटे लिविंग कण को हम सेल कहते हैं। कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। अब हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका डिवीजन, जिनका बंटवारा कैसे होता है, तो एक प्रोसेस है मियोसिस, सेल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन मेरे शरीर के अन्य सारे कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो माइटोसिस, सेल डिवीजन से होता है। तो आज हमको पढ़ना है चूंकि रिप्रोडक्शन, तो हम पढ़ेंगे मियोसिस, सेल डिवीजन क्या होता है। हालांकि मैं बता दूं, माइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्र क्या है? हमारे शरीर में आनुवंशिक गुणों के वाहक कण पाए जाते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और यह क्रोमोसोम्स हमारे संतान में ट्रांसफर होते चला जाता है। जो पेरेंट्स का गुण उसके चाइल्ड्स में चला जाता है। इस क्रोमोसोम्स का बंटवारा मियोसिस सेल डिवीजन में बराबर होता है, यानी कि जितना पेरेंट्स में क्रोमोसोम्स होता है, उसके संतान में क्रोमोसोम्स की संख्या उतना ही होती है। यानी कि अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46, और महिलाओं में होता है 46। तो शरीर के अन्य सेल जो हैं, जैसे और भी सेल में हमारे मसल सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, बोन सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए,
तो बहुत सारे सेल्स हैं, उन सारे सेल्स में क्रोमोसोम्स बराबर बराबर हिस्सों में बंटते हैं। एक सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो दूसरे सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स ही होगा। हमारा शरीर एक छोटे एम्ब्रायो से विशालकाय बन जाता है। आप हाथी को देख लो, ब्लू व्हेल को देख लो, कितना विशाल शरीर है। तो उनका विशाल शरीर कैसे बना? सेल डिवीजन से बना। सेल डिवाइड होते चला गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से सेल डिवीजन होते गया और एक विशालकाय शरीर बन गया। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का बंटवारा आधा होता है। उनको हम कहते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। और मियोसिस सेल डिवीजन के तहत क्रोमोसोम्स आधा निकलते हैं। यानी कि अगर मेल की बात करें कि इनका एक सेल जो न्यू संतान की उत्पत्ति के लिए आवश्यक सेल्स है, उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है इसको हम लोग कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है। और फीमेल का जो सेल आता है उसको हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल का जो सेल है उसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम मेल सेक्स सेल भी कहते हैं और फीमेल वाला को फीमेल सेक्स सेल कहते हैं। इसका एक और नाम है मेल गैमेट। इसको कहते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट भी कहते हैं और फीमेल गैमेट भी कहती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि मेल में और फीमेल में दोनों में ही सेक्स सेल की उत्पत्ति होती है। और यह जो सेक्स सेल्स होते हैं वो मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब सेल की आकृति क्या होगी, ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सेल की आकृति क्या होगी। क्या मेल जो सेक्स सेल्स हैं उनकी आकृति फीमेल से मिलती है क्या? तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनकी आकृति क्या होती है। मेल सेक्स सेल कैसा होता है? तो मेल सेक्स सेल की अगर बात करें तो ऐसे इसका हेड होता है और हेड की अगर बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट होते हैं और ये टेल। तो इसकी अगर बात करें तो यह आपका इसको हम लोग स्पर्म कहते हैं और यह जो है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसके बीच वाला भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। इसको आप नेक कह सकते हैं और इसको टेल कह सकते हैं। यह जो नेक है यह मिडिल पार्ट्स है, मिडिल बॉडी कह सकते हैं, ठीक है, मिडिल पीस कह सकते हैं। और यह टेल है, यह टेल को हम फ्लैजिलम भी कहते हैं। यह स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो यह राउंड शेप्ड होता है, इसको हम ओवम कहते हैं। और इसमें क्या होता है,
सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसमें भी न्यूक्लियस होता है और इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव सेल, मेल का रिप्रोडक्टिव सेल्स को स्पर्म कहते हैं, या आप मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहिए, या मेल सेक्स सेल कहिए, या मेल गैमेट कहिए, या स्पर्म है। स्पर्म थोड़ा सा हम और आगे बात बढ़ाएंगे फिर, अभी और आगे पढ़ाने के बाद। और ये फीमेल का हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल सेक्स सेल, फीमेल गैमेट या ओवम इसको हम कहते हैं। थोड़ा सा और इस पर हम चर्चा करते हैं आपको कि ये जो आपका स्पर्म है, इसकी लंबाई जो होती है, यह लेंथ कितना होता है, तो 0.05 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। लेकिन अगर ओवम की डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर 0.15 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से हम देखें कि यह स्पर्म बहुत छोटा है और ओवम बहुत बड़ा। अगर इसका प्लूरल रूप बोलना चाहें तो आप ओवा भी बोल सकते हैं, OVA, ओवा, स्पर्म। तो इस तरह से आपने देखा कि मेल का सेल हो गया और फीमेल का सेल हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो आगे का प्रोसेस से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कहां बनता है ये, और ये कहां बनता है, फीमेल में, मेल में ये कहां बनता है और फीमेल में ये कहां बनता है। तो थोड़ा सा आप एक ह्यूमन की अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस। रिप्रोडक्टिव, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात कीजिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये पेनिस हो गया। पेनिस में एक ओपनिंग पाइप है, जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, इसको स्क्रोटम बोलते हैं। और इसमें एक अंदर की भाग है जहां स्पर्म का निर्माण होता है, इसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। और इस टेस्टिस से एक पाइप ऊपर की ओर गया हुआ है, आपको इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और यह थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ता है और ऊपर बढ़ करके ऐसे ऊपर की ओर जाता है। इसको हम लोग इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। आगे यहां यूरिनरी ब्लैडर यहां रहता है, इसको आप बोल दीजिए यूरिनरी ब्लैडर है। और इस ब्लैडर से पेशाब जो बाहर निकलता है, यहां पर
एक इसको रोकने वाला बना हुआ होता है, जो इच्छा के अनुसार पेशाब को बाहर आने देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट। फिर ये जो आपका वास्ट डिफरेंस है आगे आता है, और यहाँ एक इस तरह का ग्लैंड्स है। इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं, यह ग्लैंड है आपका सेमिनल विस्कल। सेमिनल विस्कल्स है, और ये पाइप आता है, इससे जुड़ जाता है, और ये आगे आकर के इस यूरेथ्रा से मिल जाता है। यानी कि ह्यूमन में अगर बात कीजिए तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस से बनने के बाद इसमें यह जो आपका वास्ट डिफरेंस है, इसको सेमिनल सैक भी कह सकते हैं, सीमेन सैक भी कह सकते हैं, इसमें यह जाता है। और इसके बाद यहाँ से एक हार्मोन्स है, और यह लिक्विड स्राव करता है, जो स्पर्म को मोटाइल बनाता है। मोटाइल बनाना मतलब उसको संचरित करने में, चलने में मददगार बनाता है। और यह एक लिक्विड होता है जिससे स्पर्म को आसानी से आगे बढ़ा देता है, और इससे यह बाहर निकलता है। तो इस तरह से आपने इसको देख लिया जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब आपको जरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बता दें। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बता दें हम कि 2 ओवरी होता है, और इसी ओवरी से ओवरी हो गया, और इसमें एक मसल्स होता है, फिर इसके बाद यहां आने के बाद अब देखिए मैं नाम आपको बता दूं, यह है आपका ओवरी, इधर भी ओवरी, इसको हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट है, इसको भी हम ओविडक्ट कहते हैं, या इसका ओविडक्ट का दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये इसको हम लोग यूट्रस कहते हैं, इसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, इसको वेजाइना बोलते हैं। और इस तरह से यह आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार हो गया। यह आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यह है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब प्रश्न अपने मैंने बताया कि स्पर्म यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल गैमेट्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है। और
यह भास्ट डिफरेंस जो है इसमें स्टोर होता है। और इसमें मैंने बताया कि ओवरी में ओवम बनता है। ओवरी क्या बनाता है? ओवम, OVUM, ओवम का निर्माण करता है ओवरी में। अब प्रश्न उठता है कि यह जो सीमेन है, यह सीमेन एक कॉपुलेशन प्रोसेस के तहत सर्विक्स के माध्यम से होते हुए, वेजाइनल ओपनिंग के साथ सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए ये चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और इधर से फैलोपियन ट्यूब से यहाँ ओवरी से एग निकल करके इस रास्ते में यहाँ दोनों मैच कर जाते हैं। यानी कि मैं फिगर बना दूं, इस तरह से यह स्पर्म जा रहा है और यहां से ओवम निकला और दोनों एक दूसरा से मिल गया। तो मिलने की प्रोसेस, स्पर्म और ओवम दोनों जो मिला, मिलने की प्रक्रिया को, स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यहां निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद यह पुनः वहां से लौटता है और यहां आकर के एक वाल बनता है, इनर वाल। यह ब्लड कैपिलरीज से बना हुआ होता है और यहां से ओवम आया, फर्टिलाइज्ड ओवम आया और आ करके इसमें आकर के प्लेस्ड कर जाता है। यानी कि यूट्रस लाइनिंग इसका नाम है। इसको आप यूट्रस लाइनिंग इसको कहते हैं। यूट्रस लाइनिंग में स्थापित हो जाता है तो इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग जब यूट्रस लाइनिंग में सेट कर जाता है तो इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यहां जब इम्प्लांटेड हो गया, अब यहां से वो क्या होने लगता है कि धीरे धीरे इसका विकास शुरू हो गया। अब आगे प्रश्न होता है कि ये तो मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन जो हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो गया, लेकिन प्रश्न उठता है कि यह जो फर्टिलाइजेशन हुआ, मीटिंग ऑफ मेल गैमेट्स या मेल सेक्स सेल विथ दैट ऑफ द फीमेल सेक्स सेल, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो रीचिंग ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम वजाइना एंड थ्रू सर्विक्स, इट इज गोज इन फैलोपियन ट्यूब्स, या फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और वहां फर्टिलाइज करता है। लेकिन कुछ ऐसे जंतु हैं, यहां ह्यूमन की मैं बात कर रहा था, मैं पहले बताया था कि मैं आज जो लैंगिक जनन बताने जा रहा हूं यह ह्यूमन में बताने जा रहा हूं। तो इसमें क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, यह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। But the fertilizations take place outside the female body, that is known as external fertilizations. जब शरीर से बाहर होता है फर्टिलाइजेशन तो उसको हम लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन सारे मैमल्स जितने भी हैं, स्तनधारी हैं, जिनका बाहर कान निकला हुआ होता है, उनको हम लोग मैमल के अंतर्गत में रखते हैं। मैमेलिया स्तनधारी, स्तनधारी जंतुओं का एक वर्ग है, तो उसमें हम रखते हैं। तो उसमें ह्यूमन भी आता है, हमारी गैया भी आती है, डॉगी भी है, कैट भी है। ऐसे आप जंगली जानवर बहुत सारे देख रहे हैं, आप घोड़ा, गधा, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पक्षियों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एम्फीबियन में होता है, मेढक में
टोड में, बुफो में और किसमें, पीसेज में। मतलब पीसेज वर्ग में फिशेज को रखते हैं, पीसेज में फिशेज, यानी कि मछलियों में और मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन जब फीमेल के बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और जब फीमेल के बॉडी के बाहर होगा तो उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से आपको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बता दिया। अब प्रश्न पूछता है कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या क्या इसके फायदे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, यानी कि मेल और फीमेल के मिलने से जो नए चाइल्ड की उत्पत्ति होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत में आ रहा है, लैंगिक जनन। इससे के क्या फायदे हैं? अभी मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माता और पिता दोनों जिम्मेवार होते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ गुण माता से आता है और कुछ गुण पिता से। तो इसका मतलब हुआ कि नया जो संतान पैदा लेगा उसका गुण थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो थोड़ा सा माता से अलग होगा, थोड़ा सा पिता से अलग होगा। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि वह नए प्रकार के चाइल्ड की उत्पत्ति हुई। और जब से पृथ्वी पर जंतुओं का जन्म हुआ है तो धीरे धीरे क्या हो गए, इवोल्व होते चले गए। इवोल्व होते चले गए मतलब क्या हुआ कि नए प्रकार की गुण उनमें बढ़ते चला गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही यह संभव है, नए प्रकार के गुण की उत्पत्ति या नए प्रकार के संतानों की उत्पत्ति सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही हो सकता है। एसेक्सुअल मेथड की अगर बात करें तो हमने पहले पढ़ा चुका है कि प्लानेरिया या लाल गुलाब को अगर आप काट करके प्लांटेशन कर दीजिए कटिंग मेथड से, तो लाल गुलाब से पीला गुलाब थोड़ी हो जाएगा, लाल गुलाब से लाल गुलाब ही फूल निकलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि इवोल्यूशन क्या है, ऐसे अभी आपको और आगे पढ़ना है कि नए जीवों में नए प्रकार की गुण की उत्पत्ति सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही होता है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ी फायदेमंद की चीज है। जैसे आज अभी हम लोग वर्तमान समय में देख रहे हैं कि कुछ ऐसे गायें हैं जो कोल्ड ब्लडेड हैं और कुछ ऐसे गायें हैं जो कह सकते हैं कि वो हॉट ब्लडेड हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ की गाय की बात करें तो मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में थारपारकर नामक गाय पाई जाती है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों की गाय मानी जाती है। और कुछ गाय जो विदेशी नस्ल की हैं जैसे जर्सी, वो हमारे यहाँ की नहीं है, कोल्ड ब्लडेड है। अगर हम देखें तो जर्सी थोड़ा ज़्यादा दूध करती हैं और थारपारकर थोड़ा सा कम दूध करती हैं। लेकिन अगर दोनों में क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप जो नए प्रकार की संतान जो आएगी, नई गैया जो आएगी, वो ज़्यादा दूध भी करेगी और वो हमारे यहाँ की वातावरण में रह भी जाएगी। यानी कुछ उसमें जर्सी का गुण आ जाएगा और कुछ उसमें थारपारकर के गुण आ जाएगा। तो इस तरह से वो जो गाय हमारे यहाँ बनती है क्रॉस ब्रीड गाय कहलाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बड़ी फायदेमंद का चीज है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जब हमने कह दिया कि मेल से जो गैमेट आया उसमें क्रोमोसोम्स आधा था और फीमेल से जो गैमेट आया उसमें क्रोमोसोम्स आधा है, तो फिर क्या मिलने के बाद डबल हो जाएंगे? बिल्कुल। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत गैमेट्स का निर्माण होता है तो जो गैमेट्स होते हैं वो मियोसिस मेथड से सेल डिवीजन करते हैं। तो मियोसिस सेल डिवीजन करेंगे यानी कि सूत्र उसमें आधा हो जाएगा, यानी कि 46 अगर मेल में था तो 23 ही हमारे मेल सेक्स सेल्स में आएंगे और फीमेल की अगर बात करें तो उसमें से 23 ही आएंगे हम लोग को फीमेल सेक्स सेल में। क्रोमोसोम्स की संख्या 23 ही होगा। अब 23 और 23 यानी कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल दोनों मिलकर के एक नए प्रकार के चाइल्ड की उत्पत्ति करेंगे तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डीएनए क्या है? आनुवंशिक गुणों का वाहक कण, उसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो वो उसमें आ जाते हैं।
मैं आगे थोड़ा सा और बताऊंगा आपको कि डीएनए और क्रोमोसोम्स क्या हैं और आखिर कैसे कार्य करते हैं, लेकिन तत्काल अभी हम लोग इतना जान लें कि डीएनए पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स हमारे पास 46 पाए जाते हैं, 23rd पेयर में है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं कि यह जो क्रोमोसोम्स में, यह जो मैंने बताया कि सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल की उत्पत्ति हुई, तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर बच्चा में कब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल की उत्पत्ति होती है। तो जब बच्चा किशोरावस्था, यौवनावस्था आरंभ करता है, तब उसमें सेल की उत्पत्ति होने लगती है। खास करके फीमेल में, मेल की अगर बात करें तो मेल में यौवनावस्था का आरंभ कब होता है, तो मेल में यौवनावस्था का आरंभ 12 से 14 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट होता है। जबकि फीमेल की अगर बात करें तो इसमें 10 to 12 ईयर ये थोड़ा सा पहले होते हैं। फीमेल में यौवनावस्था की प्रारंभ 10 to 12 ईयर में होते हैं, जबकि मेल में 12 to 14 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है। तो दिस एज will be called, this age is called puberty। इसको हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं, यौवना आरंभ कहते हैं। तो कैसे हम मान लेंगे कि यौवन का आरंभ हो गया, और यौवन के आरंभ होने के बाद जो एज आता है उसको हम एडोलसेंस कहते हैं, यानी कि एडल्टहुड के पहले वाला, एडल्ट को हम लोग कहते हैं जवान, और यौवनारंभ, जवान होने वाला स्थिति और जवान हो गया, दोनों के बीच वाले जो समय आता है उसको हम लोग एडोलसेंस कहते हैं, उसको किशोरा अवस्था कहते हैं। तो यहाँ कैसे हम जानेंगे कि यहाँ से यौवन की आरंभ हो गई, तो कुछ शारीरिक चेंजेज होते हैं, और इस परिवर्तन को कुछ एक्सटर्नल होता है और कुछ इंटरनल होता है। तो ऐसे परिवर्तन जो शरीर में देखे जाते हैं उसके आधार पर हम कहते हैं कि प्यूबर्टी को प्राप्त कर लिए, अडल्टहुड के स्थिति में आ गए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मेल में क्या हो जाता है, तो वॉइस डिपेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, वॉइस डिपेंड हो जाता है, मतलब आवाज भारी हो जाता है, और वॉइस इनके क्या हो जाते हैं, श्रिल्ड हो जाते हैं, मतलब इनका वॉइस पतला हो जाता है। फीमेल का वॉइस पतला हो जाता है, जबकि मेल का वॉइस मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है। और कहते हैं प्यूबिक हेयर डेवलप्ड, इसमें भी प्यूबिक हेयर डेवलप कर जाता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में बाल उगाते हैं। जैसे अगर मेल की बात करें तो दाढ़ी, मूछ, आर्मपिट के नीचे भी बाल उगाते हैं, सीना में बाल उगाते हैं, और प्यूबिक यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास भी बाल उगाते हैं। तो इस तरह से मेल में और फीमेल में भी आर्मपिट के नीचे और प्यूबिक हेयर उनका भी विकसित हो जाता है। सीना फीमेल का बोर्डन हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, मांसपेशी युक्त हो जाता है, शरीर मजबूत दिखने लगता है, और महिलाओं में ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है, और उनका भी थाई में और हिप में मांस बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से हम समझने लगते हैं कि वो प्यूबर्टी को प्राप्त कर ली। आगे यह एक्सटर्नल सोर्सेज हो गया। अब इंटरनल डेवलपमेंट क्या होता है, तो मेल में टेस्टिस जो होता है वो टेस्टिस
स्पर्म की प्रोडक्शन शुरू कर देता है और फीमेल में ओवरी ओवम को प्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो इस तरह से वह इंटरनल, मेल में टेस्टिस है, प्रोड्यूस करता है क्या, स्पर्म, और फीमेल में ओवम की प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो ऐसा होता क्यों है, इंटरनल डेवलपमेंट क्यों होता है? तो हमारे शरीर में इंडोक्राइन सिस्टम्स हैं और इंडोक्राइन सिस्टम के तहत मेल में टेस्टोस्टेरोन नामक हॉर्मोन्स का विकास शुरू हो जाता है। टेस्टिस से ही शुरू हो जाता है, वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है। जबकि महिलाओं में ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का विकास होने लगता है और यही हार्मोन्स महिलाओं में ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स का डेवलपमेंट होने लगता है। और पुरुष में मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स विकसित होते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का विकास होता है और यही हार्मोन्स इंटरनल चेंजेज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगती है और वह क्या करता है कि प्यूबर्टी में ला देता है, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्राप्त करा देता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं और इसी परिवर्तन, कुछ एक्सटर्नल परिवर्तन और कुछ इंटरनल परिवर्तन, और दोनों ही मिल करके यह स्पष्ट कर देता है कि हम अब किशोरावस्था में आ गए, यौवना आरंभ हो गया, प्यूबर्टी को प्राप्त कर लिया। अब थोड़ा सा और आगे हम आपको बता दें कि अब हम आगे बताते हैं थोड़ा सा कि एम्ब्रायो का विकास आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, प्लेसमेंट ऑफ, हम उसको कहें कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स इन यूट्रस लाइनिंग, यूट्रस के दीवार में वो सट जाता है। अब ये देखिए, हम एक यूट्रस बनाते हैं, इस तरह का यूट्रस है, इसमें एक वाटरी ट्यूब है और इस वाटरी ट्यूब में ही एक सटा हुआ भाग आपको, जो यूट्रस के दीवार से सटा हुआ आपको मिलेगा, यह इस तरह का भाग रहता है। इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। और यहाँ जो इस तरह का चाइल्ड होता है, इसमें एक कोड जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम अम्बिलिकल कहते हैं। यह अम्बिलिकल है और यह जो भाग है इसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, अम्बिलिकल हो गया। यह वाटरी ट्यूब कह सकते हैं, इसमें पानी भरा हुआ रहता है और यह यूट्रस हो गया। तो यह यूट्रस का जो वाल है, इसमें प्लेसेंटा और ये जो अम्बिलिकल कोड है, इसको अम्बिलिकल कोड कर दीजिए। यह जो अम्बिलिकल कोड है, इसी से शिशु अपने माता के गर्भ में माता से न्यूट्रिशन, पोषण प्राप्त करता है। साथ ही साथ
वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है कि अगर बच्चा पेट में है तो वो अपना वेस्ट कहाँ त्यागता होगा। तो ये वेस्ट को इससे क्या करता है कि माता अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से वह माता के द्वारा ही एक्सचेंजेशन होते रहता है। तो इस तरह से, और इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग जब इसका बॉडी ऑर्गन का विकास नहीं हुआ रहता है तब इसको हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं। लेकिन BRIO एम्ब्रायो कहते हैं। लेकिन जब इसका हाथ और पैर यानी कि बॉडी ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है तब इसको हम लोग कहते हैं फीटस कहते हैं। अनबोर्न बेबी जब उसका हाथ और पैर का विकास हो जाता है तब उसको फीटस कहते हैं, और जब अनबोर्न का बेबी का हाथ पैर यानी कि शारीरिक अंगों का विकास नहीं होता है तब उसको हम एम्ब्रायो कहते हैं। तो इस तरह से यह ओवरी के अंदर का भाग हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि आखिर बच्चा कितने दिन तक रहता है। तो कह सकते हैं कि अपने माँ के पेट में कितने दिन तक रहता है, तो उसको हम लोग गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। गैस्टेशन पीरियड कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग गर्भकाल कहते हैं। तो मानव में 9 मंथ या 38 वीक 9 मंथ या 38 वीक्स होता है गैस्टेशन पीरियड। मानव का 9 मंथ से 38 मंथ तक होता है। तो इस तरह से गैस्टेशन पीरियड हो गया कि इतने दिन तक इसमें रहता है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं कि आखिर जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ये हो गया। लेकिन जब कोई फीमेल अगर प्यूबर्टी को प्राप्त कर लिया तो प्यूबर्टी को प्राप्त कर लिया, उसके एग्स का ओवुलेशन, एग्स का निकलना शुरू हो गया, अंडोत्सर्ग होना शुरू हो गया, ओवुलेशन उसको कहते हैं। लेकिन ये जो मैं बताया था कि आप ये ओवरी था और फैलोपियन ट्यूब में बताया था कि यहाँ फैलोपियन ट्यूब में बताया था, ये था यूट्रस, और यूट्रस में मैं बताया था यहाँ सर्विक्स था, और यहाँ फिर हम लोग वेजाइनल ओपनिंग बताया था। तो मैंने कहा था कि जब स्पर्म फ्यूज कर गया, फ्यूज करने के बाद ये फिर लौटा, तो यहाँ क्या होता है कि यूट्रस लाइनिंग में वो प्लांटेड हो जाता है। यूट्रस लाइनिंग में ये प्लांटेड हो जाता है, यहाँ आके प्लांट कर गया। तो यूट्रस लाइनिंग में प्लांटेड जब हो गया तब यहाँ सर्विक्स का मुंह बंद हो जाता है और गैस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब स्पर्म पहुंचेगा तभी फर्टिलाइज करेगा। लेकिन इन केस ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि स्पर्म नहीं पहुंचा, तो स्पर्म अगर नहीं पहुंचा तो क्या होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा, अंडा यहाँ से निकलेगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा, और 2 से 3 दिन के अंतर्गत में, 2 दिन के अंतर्गत में अंडा क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, डेड हो जाएगा।
परिणाम स्वरूप ये जो यूट्रस लाइनिंग, जो ब्लड कैपिलरीज का यहाँ विकास होता है, यह ब्लड कैपिलरीज यह फर्टिलाइज एग को निषेचन करने के लिए, पोषण करने के लिए जमा होता है, लेकिन एग का फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि यह 2 दिन इंतजार करने के बाद यहां से अंडा को यहां तक पहुंचने में 14 दिन लगती है। यहां से यानी कि ओवरी से फैलोपियन ट्यूब होते हुए एग्स को यूट्रस में पहुंचने में टाइम कितना लगता है? 14 दिन। और 14 दिन के बाद 2 दिन, 16 दिन और इंतजार में यहां रहता है। इसके बाद जब इसको स्पर्म नहीं मिलता तो यह टूटने लगता है। ये क्या होता है? टूटने लगता है, ब्लड कैपिलरी टूटने लगता है और यह ओवम डेड हो जाता है। और यह फिर सर्विक्स के माध्यम से, वेजाइनल ओपनिंग के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं, यानी कि रक्तस्राव कहते हैं। ये क्या है भाई? तो ये यूट्रस लाइनिंग का ब्लड कैपिलरीज टूट जाते हैं और टूट करके बाहर आने लगते हैं। और ये पूरा टाइम होने में कितना टाइम लगता है? 14 दिन। 14 दिन 16 हो गया, यानी कि 12 दिन में ये पूरा टूट के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आ जाते हैं फिर से यहाँ अंडा निकलता है और फिर ये यहाँ तक आता है 14 दिन में। फिर 2 दिन इंतजार करता है और फिर यह टूटना शुरू कर देता है। यानी कि प्रत्येक 28 दिन के बाद यह यूट्रस लाइनिंग टूट जाता है और वह रक्त के साथ बाहर आ जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग। चूंकि यह एवरी मंथ होता है, एवरी 28 दिन के बाद होता है, और हमारे के यहाँ महीना भी लगभग अगर चंद्रवार से देखा जाए, चांद के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे के यहाँ भी 14 दिन का पक्ष होता है और 28 दिन का महीना। इंग्लिश में 30 दिन का, अंग्रेजी में हम लोग अप्रॉक्स 30 दिन का महीना मानते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग मासिक धर्म भी कहते हैं इसको, या इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। साइकिल क्यों? क्योंकि यह एवरी मंथ में होता है, इसलिए इसको हम लोग साइकिल कहते हैं। तो यह मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है। अब प्रश्न और हम आगे जाते हैं कि हमारा भारत भरपूर खाने पीने वाला जगह है और टेम्परेचर भी नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, सो देयर इज ए लॉट ऑफ पॉपुलेशंस इंक्रीज हियर। यहाँ तेज गति से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हियर, तेज गति से बढ़ रहा है जनसंख्या। तो वी शुड ट्राई टू कंट्रोल द पॉपुलेशंस। हमको चाहिए कि हम जनसंख्या को नियंत्रण करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो बहुत तेज गति से समाप्त हो रहे हैं। तो हमको लंबे समय तक संसाधनों का यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बर्थ कंट्रोल? तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम लोग का एक तरीका होता है प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव तरीका क्या है कि मेल और फीमेल को नज़दीक नहीं आने दिया जाए, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स को मिलने नहीं दिया जाए। तो इसको हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स में रखते हैं कि दोनों को अलग रखा जाए। बैरियर मेथड्स है, हम लोग उसमें कुछ ऐसे मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं जो दोनों को मिलने नहीं देती हैं ना, उसको हम लोग हिंदी में निरोध भी कहते हैं। तो यह आपका मेम्ब्रेन्स है। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि केमिकल मेथड क्या है? तो केमिकल मेथड एक ऐसा दवा है, उस दवा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज हमारे इंडिया में, भारत में जो सबसे प्रमुख दवा का इस्तेमाल किया जाता है वो दवा हम कहते हैं मालाडी है। इसको खा करके, ओरल टैबलेट है, उसको खाने के बाद अंडा का अंडोत्सर्ग रुक जाता है। फिर तीसरा मेथड है सर्जिकल मेथड्स।
सर्जिकल मेथड क्या है, मेल और फीमेल दोनों को हम सर्जिकल मेथड से रोक देते हैं। मेल में भास डिफरेंस जो मैंने पाइप बताया था, वो भास डिफरेंस को अगर काट करके या बांध करके रोक दिया जाता है कि इसमें से स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं हो, तो इसको हम लोग कहते हैं भास इक्टोमी। यानी भास डिफरेंस को अगर बांध दिए और टेस्टिस से इसमें स्पर्म को नहीं जाने दिया आगे, तो भास इक्टोमी कहते हैं। और अगर इसमें हम चले तो इसमें ट्यूब को अगर बांध दिए, फैलोपियन ट्यूब को बांध दिए, यानी कि अंडा को नहीं आने दिए आगे, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्यूब इक्टोमी। तो इस तरह से ये सर्जिकल मेथड्स हो गया। मैंने बताया प्रिवेंटिव मेजर्स में दोनों को अलग रखा जाए, बैरियर मेथड्स में मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाए, केमिकल मेथड्स में दवा खाया जाए, और सर्जिकल मेथड्स में हम ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक और मेथड्स है आईयूसीडी। आईयूसीडी एक मेथड्स है, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यह आईयूसीडी है। इसका प्रयोग करके भी हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या डिवाइस है, इसको हम लोग कॉपर टी कहते हैं। कॉपर टी कहते हैं। इस कॉपर टी को यहाँ सर्विक्स पर लगा दिया जाता है, और इस सर्विक्स पर लगा देने से यह स्पर्म को इंटर होने से रोक देता है और बर्थ कंट्रोल हो सकता है। इसके बाद हम आपको आगे लेकर के चलते हैं कि बर्थ कंट्रोल हो गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या कुछ ऐसे डिजीज है जो होते हैं, लेकिन उस डिजीज से पहले हम एक और चीज आपको बताना चाहते हैं। वो है क्या, तो स्टॉप फीमेल फर्टिसाइड्स। हमारी क्या इच्छा है कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ लड़का ही पैदा ले, लड़की पैदा ना ले। तो हम क्या करते जा रहे हैं कि जन्म से पहले सोनोग्राफी के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि अनबॉर्न बेबी मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। तो फीमेल चाइल्ड की स्थिति में हम फीमेल को मार देते हैं, पेट के अंतर्गत अनबॉर्न बेबी को मार देते हैं। इसको हम लोग फीमेल फर्टिसाइड्स कहते हैं। हालांकि हम सबको समझना चाहिए कि हमारे यहाँ फीमेल भी हर क्षेत्रों में बहुत तेज गति से भूमिका निभाती है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, आर्मी हो, नेवी हो, टीचर्स हो। इवन कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं काम नहीं करती हैं। तो सभी जगह पर महिलाओं की हिस्सेदारी है। इसके साथ ही हमारे के यहाँ फीमेल फर्टिसाइड्स की बढ़ते कारणों के कारण हमारे के यहाँ सेक्स रेशियो घटते जा रहा है, और एक समय ऐसा आ जाएगा जब बहुत सारे मेल कंवारे रह जाएंगे और उनकी शादी के लिए फीमेल नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को फीमेल फर्टिसाइड्स नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न और है, हम महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं कई बार कि आप सिर्फ और सिर्फ फीमेल बेबी को ही जन्म देते हो, फीमेल बच्चा को ही जन्म देते हो, मेल को जन्म नहीं देते हो। और पुरुष तो पितृप्रधान भारत है, तो इसमें पुरुष की तो कोई दोष नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ चलते हैं, आपको बता दें कि जैसा कि मैं पहले बताया था कि मेल सेक्स सेल जो होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह XY टाइप का क्रोमोसोम्स होता है, जबकि फीमेल सेक्स सेल जो होता है उसमें XX टाइप के क्रोमोसोम्स होता है। जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है
अर्धसूत्री विभाजन तो आधा मेल से और आधा फीमेल से। अगर एक्स मेल दिया तो इसमें से एक्स, इसमें से एक्स आया तो एक्स एक्स, यानी कि फीमेल बन गई। इसमें से वाई आया और इसमें से एक्स आया वाई एक्स, यानी कि मेल बन गया। अब आप इसमें अनुमान लगा सकते हो कि मेल रिस्पॉन्सिबल है मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड के लिए, या फीमेल। फीमेल दोनों ही परिस्थितियों में एक्स टाइप का क्रोमोसोम्स देते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में एक्स टाइप का क्रोमोसोम देते हैं, जबकि मेल कभी एक्स क्रोमोसोम्स देते हैं और कभी वाई क्रोमोसोम्स देते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम्स मेल के द्वारा दिया गया तो फीमेल चाइल्ड्स उत्पन्न लेते हैं, लेकिन अगर मेल के द्वारा वाई प्रकार के क्रोमोसोम्स दिया गया तो मेल चाइल्ड की प्रोडक्शन मेल ही जिम्मेवार है किसी लड़का या लड़की उत्पन्न करने के लिए। सो हम लोग को महिलाओं से भेदभाव नहीं करना चाहिए, महिलाओं का इसमें कोई रोल नहीं आता है। अब हम जल्दी से बता दें, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, आपको एक चीज़ और बता दें कि हम लोग को सेक्स का डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, कुछ डिजीज हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। 3 प्रकार की डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन है? तो गोनोरिया है, और कौन है? सिफिलिस है, और तीसरा है एड्स है। तीन प्रकार के ये 2 डिजीज जो है गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं, जो क्यूरेबल है, आगे क्योर किया जा सकता है। लेकिन एड्स है या वायरस से होता है जो नॉन क्यूरेबल है, इनको क्योर नहीं किया जा सकता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो यह एड्स है जो वायरस के माध्यम से होता है, यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तीनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, जबकि एड्स वायरस के माध्यम से होता है। यह क्यूरेबल है, गोनोरिया और सिफिलिस क्यूरेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता है। यह आपके इम्यून सिस्टम को एकदम जीरो बना देता है, और एक छोटे प्रकार के भी जो अगर कोई रोग हुआ तो वो आपके शरीर को बेच देगी और आप मृत्यु के नजदीक पहुंच जाओगे। तो इस तरह से मेरा यह चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।